कामयाबी का सफर मुश्किल जरूर होता है। कामयाबी का सफर मुश्किल जरूर होता है, मगर हर कदम पे नया नूर होता है। अगर कर ली इल्म से दोस्ती तुमने, अगर कर ली इल्म से दोस्ती तुमने, तो हर सवाल का जवाब जरूर होता है। ब्रेन वॉरियर एक ऐसा सफर है दोस्तों, जहाँ फिजिक्स की हर बात में नया नूर होता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर होता है, वेलकम दोस्तों। मैं हूं आदिल शेख और आप देख रहे हैं ब्रेन वॉरियर, जहां हम फिजिक्स को समझने के साथ साथ फील भी करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम बल्कि जेई और नीट के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और खास बात यह है कि मैं इस टॉपिक को बड़े ही सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको याद ना करना पड़े, इसे समझे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। So the chapter is electrostatic potential. First of all, we have to know about what is electrostatic potential. The word electrostatics means हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रखे हैं कि इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, तो रुका हुआ चार्ज, और पोटेंशियल कि उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बहुत सिंपल से तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अगर ये एक पॉइंट चार्ज है तो स्पेरिकल में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिख रही होगी। मैं क्या करता हूं, एक इनफाइनाइट पॉइंट से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उठाता हूं और उसको स्लोली 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 इसके इलेक्ट्रिक फील्ड तक के लेके आता हूं। मान लेते हैं कि एक पी पॉइंट है जो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट से उठा के एक पी पॉइंट तक के लाने में जो फोर्स ने काम किया, वो काम को हम कहते हैं पोटेंशियल। और वो काम में जो एनर्जी लगी, वो एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक आपको बात समझ में आई होंगी। इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट in the electric field due to any charge is defined as the work done by external force, जो external force उसको उठा के लेके आया है, in bringing a test charge with acceleration from infinity to that point in that electric field। ये हो गई हमारी बढ़िया वाली डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई क्या बात समझ में? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब पोटेंशियल की जब बात कर रहे हैं हम, तो वो वर्क की स्पेशली बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, यहां से एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सोर्स चार्ज। बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज, हम लोग पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं ताकि, और छोटा इसलिए ले रहे हैं ताकि वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे, उसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यूनिट है इसलिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम एन इंफिनिटी पॉइंट से उठा के एक पी पॉइंट तक के लेके आओ और उसको सोर्स चार्ज के पास रख दो। अगर हम इसको डिफाइन करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो कैपिटल वी से इसको लिख रहे होंगे, स्मॉल से भी लिख सकते हैं लेकिन वी से मेंशन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। फॉर्मूला क्या होता है, जो एनर्जी लगी अपने को, एनर्जी जो लगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय ये क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो छोटे से चार्ज को उठा के लेके आए। और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, जो कि ज्यादा काम में आने वाला है, W डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये W क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट टू दैट पी पॉइंट। और पी पॉइंट कहां पे, एक हमारे वाले चार्ज के एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। बात समझ में आई क्या? बढ़िया। हाँ, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हो जाती है वोल्ट। याद रखो, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से एसआई यूनिट देखें तो वर्क की जूल हो जाती है, और क्यू नॉट यानी चार्ज, और चार्ज की कुलम हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं जूल्स पर कुलम, जूल्स पर कुलम। बहुत कम लोग ये इस्तेमाल करते हैं जूल्स पर कुलम, लेकिन वोल्ट ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्लास 10th में भी आपने देख चुके हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला की, तो ऊपर वर्क है, वर्क का आपको याद होगा, और नीचे है कुलम। तो कुलम तो चार्ज है नीचे, तो चार्ज से हम लोग इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, जो कि करंट के फॉर्मूले से आ जाएगी, और वो ये हो जाएगी। ये वाली चीज आपको याद होना चाहिए। हमने क्लास 11th वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कस किए कि हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं आपको हिंट देता हूं, जैसे आपको वर्क का निकालना, सबसे पहले ऊपर का देखते हैं फिर नीचे का देखेंगे। अगर वर्क का निकालना तो वर्क का फॉर्मूला याद करो। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट का तो आपको मिल गया, जो कि लेंथ हो गई हमारे पास एल। और अगर फोर्स का निकालेंगे, अगर फोर्स का याद तो होना चाहिए, नहीं याद है तो आप इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन करो। मास का आ गया, एक्सेलरेशन का एम एल की पावर 2। ऐसे सारे को जोड़ते चलो। और नीचे अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या हो जाता है हमारा, एक 1 एम्पियर, मतलब हमारा 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकेंड। तो यहां से आपके पास वो चीज भी आ जाएगी। जब आप इन तीनों को इक्वेट करोगे तो आपको यही वाला डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। जो क्वेश्चन बन रहे होंगे ना वो पोटेंशियल डिफरेंस से बन रहे होंगे, वो हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए बात कर रहा होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the work done in moving a unit positive charge from one point to other point against the electric force of the electric field irrespective of the path follow। ये irrespective of path follow, ये पहले समझो कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये ना पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता इसका वर्क डन। हम क्या बात कर रहे हैं कि आप ये ए पॉइंट है आपके पास और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक एक चार्ज लेके जाओ। ये चार्ज लेके जाओ वेरी स्लोली, स्लोली लेके जाओ ताकि इसका इंटरनल कोई वर्क ना हो, इसके ऊपर जो भी वर्क हो रहा है एक्सटर्नल वर्क हो रहा है। तो ये जो वर्क हुआ है एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल डिवाइड बाय ए, डिवाइड बाय नहीं मतलब यहीं पे ए से लेके बी तक है, और डिवाइड बाय क्यू। और ये वाला फॉर्मूला इक्वल्स टू हो जाएगा कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, कि वीबी माइनस वीए। फाइनल पोटेंशियल वीबी, इनिशियल पोटेंशियल ये, इनके बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। बड़े वाली वैल्यू में से फाइनल वाली वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो, आपको बीच की पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे अगर यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में बात करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू। और ये क्यू क्या है, जो पॉइंट हम लोग जो चार्ज यहाँ से वहां लेके जा रहे हैं वो चार्ज है। अभी थोड़ा सा आपको आगे चल के डिस्टर्ब हो सकता है ये क्यू क्या है। जैसे हमने यहाँ पे क्यू नॉट बात की है तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पे जो क्यू बात की है जो चार्ज हम लेके जा रहे हैं। अब आगे चल के क्या आएगा, जो चार्ज जैसे जो मेरा चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो भी चार्ज यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अभी मैं बताता हूँ, आप लोग अभी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। चलो आगे एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ अ पोटेंशियल एट ए इज इतना, ए पॉइंट है, ये ग्राफ में हमने डायग्राम में बनाया, ए पॉइंट उसके ऊपर पोटेंशियल इतना दे रखा है, एंड 20 जूल कूलम ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज। तो 5 कूलम के चार्ज को इधर से उधर लेके जाने में 5 जूल का, हाँ यहाँ पे जूल्स पर कूलम लिखा है जो कि थोड़ा गलत हो गया है, मतलब पर कूलम नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे 20 जूल का वर्क किया गया, 20 जूल ऑफ वर्क डन हैज टू बी डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फाइंड पोटेंशियल एट बी। बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताओ। ऊपर फॉर्मूला पढ़ी रखे हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कितना वर्क लगा डिवाइड बाय चार्ज। फाइनल पोटेंशियल निकालना है, इनिशियल पोटेंशियल दे रखा है 100 और वर्क कितना किया वो तो हमको दे रखा है 20 जूल रखे यहाँ पे। चार्ज कितना है 5 कूलम का है, 5 कूलम यहाँ पे रख दिए, डिवाइड कर दिए 5 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 5 दैट इज हमारा 4, और ये जो माइनस 100 था इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 104 जूल्स पर कूलम का इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नहीं है वैसे तो, ये एक डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में कुछ डेरिवेशन पढ़े और उसमें से मैंने बताया था वो डायपोल वाला इंपॉर्टेंट है, 3 थे, इक्वेटोरियल था, एक्सियल था और एक रैंडम पॉइंट पे था, तो वो दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वैसे ही अब इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला डेरिवेशन है वो ये है। आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा ये डेरिवेशन। ये एग्जाम में आपको स्टार्टिंग फेज में मिल ही रहा होगा, यानी इनिशियल फेज में जो आप अपने एग्जाम दे रहे होंगे ना, उसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन देखने मिल रहे होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमको ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर चाहे तो पता भी है पहले, अब उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि वो आंसर कैसे आया। देखो क्या है, डायग्राम के थ्रू समझो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, और क्या करते हैं हम लोग, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये ए पॉइंट तक के मान लिए कि एक ये ए पॉइंट है जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अगर एक ये मेरे को ये बताओ कि एक पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो स्फेरिकल फॉर्म में रहेगी। तो हम लोग कोई भी एक ए आर डिस्टेंस की दूरी पे गए, ए पॉइंट लिए उस स्फीयर के अंदर, और ये ए पॉइंट के ऊपर हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही होंगी, और उसी से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से डिराइव कर लेंगे। अगर आपको मैं पूछूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो पिछले वाले चैप्टर में हमने जो पढ़े उससे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है। चलो अब मैं बोल रहा हूं कि आप क्या करो, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एज शोन इन द फिगर
लेट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1, इसको हमने बोल दिए +1, लेकिन बहुत सारे बुक्स में +q लिखा रहता है। एससी वर्मा में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे +q लिखा था। बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर हमने वो रखे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज q, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज q, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो रखा है, मतलब ये कुछ स्पेरिकल फॉर्म में ऐसा है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो रखी गई है। आगे और समझो, लेट द डिस्टेंस बिटवीन +q एंड द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज x। और सिंपल है, इनफाइनाइट पॉइंट से उठा के पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आओ ये ए पॉइंट तक के, जितना इसने काम किया वो काम को हम क्या कह देंगे कि यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब देखो, अभी बताए थे स्लोली लेके आना है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना है, ए पॉइंट तक के लाना है। अगर मैं बात करूं कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स के फॉर्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला देखें तो फोर्स इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो K लिख दिए, Q जो कि हमारा ये पॉजिटिव ये चार्ज था, और इसको हमने जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था उस वो यूनिट है तो इसका +1 चार्ज, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिए, डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये x क्या है, इनके बीच में का ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हमने x ले लिए। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, तो ये हमारे पास एक फोर्स का वैल्यू बन गई है। फोर्स के थ्रू ही हम लोग निकालने वाले हमारा वर्क, और वर्क निकाल लिए तो पोटेंशियल मिल जाएगा, जैसे फॉर्मूला हमको पता ही है। चलो, फोर्स मिल गया है। अब हमको पता है कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू dx इज गिवन बाय, क्या होता है कि अगर आप जब वर्क निकालते हो तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 11th में पढ़ रखे, वही यहाँ पे इस्तेमाल करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर सही वाला फॉर्मूला अगर मैं सही से समझाऊं तो वो फोर्स इंटू या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस वाली चीज आ जाती है, तो हम यहाँ पे कॉस इंसर्ट कर देंगे। और इनके बीच में का एंगल देखे तो वह 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कैसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, मतलब ये वाली डायरेक्शन इधर, तो और हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें उसके अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग उठा के इधर लेके आने वाले हैं, नहीं समझे क्या, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लेके आ रहे हैं हम उसको, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो है 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो हमारे पास यहाँ से एक छोटू सा वर्क, यहाँ पे dx लिखा है ना, तो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट, तो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू छोटू सा वर्क निकाल रहे हैं हम लोग, तो छोटू से वर्क का dw इज इक्वल टू -f dx हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट कैसे पुट करना है वो ध्यान से समझो। छोटू सा वर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुटअप मारो इनटू dx। अब अगर आप बात कर रहे हैं, नाउ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस फ्रॉम अ इंफिनिटी पॉइंट टू ए, इंफिनिटी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे हैं हम लोग। ये हमारा इंफिनिटी पॉइंट था और ए पॉइंट ये जो कि r डिस्टेंस की दूरी पे है हमारे, ठीक। क्या हो रहा है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो है इंफिनिटी पॉइंट से स्टार्ट किए और फाइनल कुछ r पॉइंट तक के लेके आए उसको, ठीक है। और ये वर्क को भी इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू W ही मिलने वाला है हमको, ये तो पता ही है। जैसे ये D और इंटीग्रेशन वाले साइन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास वर्क मिल गया W, क्योंकि सिंपल है। अब देखो अंदर क्या है, -Q डिवाइड बाय 4πε0 x स्क्वायर, और डिवाइड ऊपर है dx। जो चीजें कांस्टेंट है ना उसको इंटीग्रेशन के बाहर फेंको, ये सारी चीजें इंटीग्रेशन के बाहर आ गई, अंदर बचा सिर्फ डिवाइड में 1/x स्क्वायर। ये वाला इंटीग्रेशन बहुत लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, लेकिन याद होना चाहिए आपको। कैसा है, ये x स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूले अगर मंकी प्रॉब्लम के हिसाब से देखे, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे देखो, मैंने साइड में इंसर्ट किया है। क्या बोलता है कि x की पावर n का आप इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू x की पावर 1 डिवाइड x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो क्या होता है कि +1 पावर चढ़ जाती है, तो यहाँ पे देखा सही तरीके से जाए तो x की पावर -2 है, तो x की पावर -2 +1 इज इक्वल टू x की पावर -1। तो हमने यहाँ पे लिखी x की पावर -1 और डिवाइड में ये -1, जो पावर रहती है वही इसका डिनोमिनेटर में चढ़ जाता है। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट करके लिखे। अब हमको लिमिट पुटअप करना है। लिमिट पहले अपर लिमिट पुट होती है, लोअर लिमिट होती है, पहले लोअर लिमिट पुट होती है। तो पहले लोअर लिमिट की बात करें तो हमने यहाँ पे अच्छा पहले माइनस से माइनस साइन काट दिए और ये हमारे पास एक आंसर मिला। और जैसे ही हम लोग पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट होती है फिर माइनस लोअर लिमिट, तो जब 1/∞ क्या हो जाएगा 0, और ये वाला हमारे पास आंसर मिल गया जो कि हमारा वर्क का आंसर KQ। जैसे ये इसकी बात करें KQ डिवाइड बाय R 1/4πε0 को हम K बोल सकते हैं, तो KQ डिवाइड बाय R ये हो गया हमारा वर्क। और जो वर्क है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया V इज इक्वल टू 1/4πε0
के डिवाइड बाय आर। बहुत लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, V इज इक्वल्स टू, फॉन्ट छोटा हो जाएगा क्या इसका, तो इसको हम पेन से लिखते हैं। हाँ, V इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाय आर। ये वाला फॉर्मूला आप लोग ये याद रखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़े और ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना आना चाहिए। ये डिवाइड वाला साइन है, ठीक है। Principle of superposition of electric potential state that the net potential at any point due to any discrete charge is given by algebraic sum of individual potential at that point। बहुत मस्त से यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अगर इफ मेरे पास ये अलग अलग चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 यहाँ चार्ज है, तो इन चार्ज ये लोग ये चार्ज क्या कर रहे होंगे, ये मेरे एक पी पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे होंगे। और मान लेते हैं कि ये वाला R1 डिस्टेंस की दूरी पे, R2 डिस्टेंस की दूरी पे, R3 डिस्टेंस की दूरी पे और R4 और R5 डिस्टेंस की दूरी पे। ये दूरी भी हमको काम में आएंगी जैसे अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले लेक्चर में हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, जिसका फॉर्मूला यही पे लिखा है। ये देखो, ये फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। के क्यू डिवाइड बाय आर, ये 1/4πε0 को मैं के बोलता हूँ और ये क्यू डिवाइड बाय आर, के क्यू डिवाइड बाय आर। चलो वापस आओ। अब क्या है, हमको अगर वो एक पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या कर रहे होंगे, बाय वेक्टर एडिशन वो पी पॉइंट के ऊपर जितना पोटेंशियल होगा वो इज इक्वल टू Q1 के कारण जितना पोटेंशियल होगा प्लस Q2 के कारण जितना होगा प्लस Q3 के कारण प्लस Q4 के कारण प्लस Q5 के कारण। एक बात हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम ये जो पोटेंशियल लिख रहे हैं ये साइन के साथ लिख रहे होंगे, क्योंकि चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे हमको नेगेटिव साइन इंसर्ट करना पड़ेगा। के क्यू डिवाइड बाय आर जैसे हम लिखते हैं, वहां पे क्यू अगर नेगेटिव हो गया तो मैं लिख रहा हूँ माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर, और आर तो पॉजिटिव होता है। चलो सिंपल सी बात आ गई, बात समझ में आ गई। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है आपको 1-2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आए, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे होंगे, अब क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 पॉइंट चार्ज, हमारे पास 4 पॉइंट चार्ज है, एक है पॉजिटिव, एक है माइनस कैपिटल क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, 2q एंड प्लस 2q आर प्लेस्ड वन ईच एट अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं। अच्छा, स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे मतलब इक्वल दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू क्या होगा फॉर द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस सेंटर स्क्वायर के, अगर ये मैंने स्क्वायर बनाया जिसपे मैंने चार्ज प्लेस कर दिया, अब चार्ज प्लेस कर दिया हूं। अच्छा, आप चाहे तो इनको रैंडमली कैसे भी प्लेस कर सकते थे, जरूरी नहीं कि इसको इसी ओरिएंटेशन के साथ प्लेस कर रहे होंगे। अगर आप माइनस क्यू इधर ना इधर करते, डायगोनली रखते, तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे ना पोटेंशियल 0 हो रहा है, और मेरे को ये बताओ कि बड़ा वाला क्यू और छोटे वाले क्यू में क्या रिलेशन होने वाला है। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया, आ गया। बस अब क्या करो, ये इसको मान लो एक पॉइंट है, मैंने मान लिया कि ये एक सी पॉइंट है, इसको नाम दे दूं क्या, सी पॉइंट। ये लो, दिस इज अवर सी पॉइंट, दिख रहा है सी, ये अपने पास सी पॉइंट है, और इस सी पॉइंट के ऊपर हमको पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल दिया है 0, तो सारे पोटेंशियल को ऐड करेंगे एट दिस पॉइंट और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो VC इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0, क्योंकि इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल 0 मिलने वाला है। किस चार्ज के कारण मिलने वाला है, ये माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, मिल रहा होगा, वो हम लिख देते हैं। तो ये माइनस क्यू, तो ये माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर। फॉर्मूला भूले तो नहीं ना, फॉर्मूला याद है ना, माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज माइनस था। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, के क्यू डिवाइड बाय आर, के क्यू डिवाइड बाय आर। बढ़िया, याद है आप लोगों को। फिर अपन ये सेकंड वाले के लिए लिखते हैं, सेकंड वाले में भी माइनस क्यू है, तो ये माइनस का साइन लगाओ, ये क्यू लिखो और ये के डिवाइड बाय आर। बहुत सिंपल। पॉजिटिव साइन, अब हमने इसकी बात की है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लिखते हैं, पॉजिटिव 2q और ये फिर k डिवाइड बाय आर। बहुत सिंपल बात। प्लस फिर इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ पे 2q, तो ये 2q बड़ा वाला q के साथ है, तो ये बड़े वाले q के साथ लिख दिया हमने। चलो ये एक हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई, इसकी वैल्यू 0 कर दो और इन दोनों को, इन सबको सॉल्व कर दो। इन सबको सॉल्व करेंगे ना तो आप पता चलेगा कि ये वाला और ये वाला मिलके एक बन जाएगा। ये -1 है और ये +2 है। -1 + 2 कितना होता है, 1 होता है, तो ये मैंने के क्यू डिवाइड बाय आर 1 लिख दिया। इसी के साथ भी, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 1 हुआ, तो ये के क्यू डिवाइड बाय आर।
अब कुछ नहीं, यहाँ से बस रेसिप्रोकल लेके सामान उधर भेजो, कॉमन लो, ये वो करो, और फिर यहाँ से ये आंसर लेके आओ, और ये k डिवाइड बाय r को जीरो फेंक दो, और फिर ये q प्लस q को इज इक्वल टू जीरो करो, और यहाँ से q की वैल्यू माइनस q मिल गई, आंसर आ गया आपके पास। अगर आप ये कैपिटल Q की वैल्यू माइनस q से रिप्लेस कर देंगे तो ये C पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपको जीरो मिलेगा। आंसर ए, बढ़िया। कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस स्मॉल q। शाबाश, मजा आया ना क्वेश्चन सॉल्व करके, बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉजिटिव क्यू, माइनस क्यू, नेगेटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2l। याद रखना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, 2l दे रखा है, l नहीं दे रखा है, 2l मतलब साइड, स्क्वायर की एक साइड दे रखी है 2l, इसका हाफ डिस्टेंस लेंगे तो l बनेगा, और फिगर भी दे रखा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर दे रखा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू और प्लस क्यू। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, आ जाओ। ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच में मैंने एक ए पॉइंट लिया, एकदम एग्जैक्ट बीच में पॉइंट लिया, और ये बीच वाले पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालना है। बहुत सिंपल सी बात कह दी इसने, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सोच रहे होंगे कि मुश्किल है, ये स्क्वायर, स्क्वायर ही बनना, रेक्टेंगल नहीं, हाँ स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे एक ए पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, हाँ बढ़िया, ड्राइंग अच्छी होने लगी है मेरी आज। तो ये ए पॉइंट जो है इसके ऊपर पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल निकालना है तो कुछ यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, और यहाँ एक चार्ज है। इन चार्ज क्या है उसके ऊपर पोटेंशियल लगा रहे होंगे। अब वो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो आपको याद है, के क्यू डिवाइड बाय आर। के की वैल्यू कांस्टेंट, क्यू की वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग दे रखी है, क्यू रख देंगे। दिक्कत आई है आर के ऊपर। आर बोले तो जो चार्ज से पोटेंशियल लग रहा है या लगा रहे हैं, और जिस पॉइंट पे लग रहा है, यानी इस वाले क्यू के कारण, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू ये बनाऊं तो इस वाले क्यू के कारण ए पॉइंट के ऊपर जो लग रहा है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर कहलाएगा। यहाँ पे वो डिस्टेंस है हमारे पास कैपिटल एल। इतनी बात समझी ना, बस। तो ये वाले क्यू के चार्ज, कौन सा वाला चार्ज, ये कौन सा वाला, ये वाला, ये वाले क्यू के चार्ज के कारण हमको पोटेंशियल मिल गया, वो है के क्यू डिवाइड बाय एल। इसके कारण में निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और एल की भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने एल लिखा हुआ है। दिक्कत है इस बात की, सर अब यहाँ क्या होने वाला है, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, ये वाला कलर, मैं ये, अब मुझे जो डिस्टेंस चाहिए ना वो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, और ये वाला डिस्टेंस चाहिए इनके लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है तो ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए थोड़ी सी मशक्कत कर लो। ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास L, और ये वाला डिस्टेंस है हमारे पास 2L, 2L है। बस अब पीजीटी लगाओ, 2L प्लस L। अच्छा, इसको 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 हम ना माइंड में करते हैं। माइंड में कैसे करेंगे, जब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पीजीटी लगाएंगे, तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर या फिर हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एल स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर। तो आप ध्यान से समझोगे, एल स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर, एल स्क्वायर हमने यहां से कॉमन निकाल लिए, बच गया हमारे पास क्या, 5 अंदर, क्या देखो हमको क्या है, ये एल स्क्वायर प्लस 2L का होल स्क्वायर। अब शायद समझ गया होगा ये वाली वैल्यू, और अंडर रूट लगा दी तो और मजे की बात, थोड़ी सी समझ लो ड्राइंग को। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दिया, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, बिल्कुल सही दिख रहा है, मैं चेक कर लिया हूं। तो ये वाली जो वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर यहां से 2 स्क्वायर बाहर आएगा, यानी 4 बाहर आएगा। अब यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस 4L स्क्वायर डेट इज 5L स्क्वायर, एल बाहर चले गया, अंदर बच गया, मतलब बाहर आ गया L, और अंडर रूट ऑफ 5, ये आपके पास वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ना, मैंने कहा लिखा हूं, वो यहाँ लिखा हूं, जो आर की वैल्यू है वो अंडर रूट 5L है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये वाली जो चीज है इसके बगल में लिखनी चाहिए थी, ये यहाँ ना लिख के यहाँ, मतलब इक्वल्स टू वाला साइन नहीं है यहाँ पे, मैं चाहूँ तो ये इक्वल्स टू वाला साइन आपके लिए हटा देता हूँ। यहाँ इक्वल्स टू साइन नहीं है, ये कंटिन्यू मेथड के साथ ही चल रहा है। अब हमारे पास इस पॉइंट के कारण ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल, नीचे वाले के कारण ये पोटेंशियल आ गया है, क्वेश्चन भी साथ ही साथ देखो, और ये दोनों जो दूर वाले चार्ज से जो हमने डिस्टेंस निकाले उनके कारण ये वाला और ये वाला पोटेंशियल आ गया। बस अब ये चारों वैल्यू को ऐड करना है, इन चारों वैल्यू को ऐड करना है।
इन चारों को आप ऐड कर लो, ये दो हो जाएंगे, मतलब एक और एक दो हो गया, ये भी एक और एक दो हो गया, लेकिन माइनस साइन के साथ माइनस दो हो गया। बस इसमें से जो चीजें कॉमन निकल रही है, टू क्यू के डिवाइड बाय एल कॉमन निकल रहा है, निकाल के बाहर फेंक दिया, अंदर बचा 1 माइनस अंडर रूट डिवाइड बाय 5। बढ़िया। अब ये आ गया, ये वाली वैल्यू में हम के की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि 1/4 ये वैल्यू पुट कर दो। ऑप्शन तो चेक करो एक बार अपने एमसीक्यूज वाली चीज से, तो आपको ये ऑप्शन नंबर सी सही मिलेगा। और सिंपल सी बात थी ना। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चन जेई में भी बनेंगे, नीट में भी बनेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी बनेंगे। थोड़ा सा मैथ लगाओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ फिजिक्स का, और क्वेश्चन बनाओ। बढ़िया। वर्क डन इन मूविंग चार्ज। अब एक क्वेश्चन या फिर एक टॉपिक ऐसा भी आता है कि एक चार्ज को मूव करने में कितना काम किया, कितना वर्क डन हुआ। तो सिंपल सी बात थी, जैसे हमने फॉर्मूला निकाल रखे है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल वर्क हुआ ए पॉइंट से ले जाके बी पॉइंट तक के डिवाइड बाय क्यू। ये ए और बी ध्यान से समझना। बी क्या है हमारा पास, फाइनल पॉइंट है, ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है। तो ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक के चार्ज को रखा गया, और रखने में जितना वर्क किया डिवाइड ये, और डिवाइड बाय जो चार्ज को रखा गया। बस ये चार्ज को उधर भेज दो तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये आपके पास वर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको वीबी माइनस वी को डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ये भी चीज याद रखना, आप लोग भूलना नहीं। और इसके बारे में पॉइंट क्या है, वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। बहुत सिंपल सी, या बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क है, या जो पोटेंशियल जो वर्क डन हुआ यहाँ पे, वो है ना एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वर्क एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत सिंपल सी बात, मजा आया। हाँ, ये क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे, अ चार्ज ऑफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। को बनाना जरूरी है। फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ये वाले कार्टिशियन से ये वाले कार्टिशियन तक। अच्छे से पढ़ो, अच्छे समझो। एक चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा है, मैंने इसको 0,0 बोला, लिख देता हूँ यहाँ पे 0,0। व्हाइट कलर चल रहा है, ब्लैक से लिख देते हैं ना, इस बार मजा नहीं आती। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,0 बच्चों, 0,0 ये पॉइंट है। और क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज फ्रॉम ये वाले पॉइंट्स है ना, 2,a कहीं दूर होगा और a,0 पास में होगा। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं। जैसे कि वाई एक्सिस का 0 है, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं वाई एक्सिस में 0 और बाकी 2a और ये a हमारे एक्स एक्सिस में। तो ये हो गया, इसको नाम दे दिए एक एक्स पॉइंट और इसको नाम दे दिए वाई पॉइंट। ए भी नाम कुछ भी दो, नाम से कोई मतलब नहीं है। चलो, अब हमको निकालना था क्या था, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिवाइड बाय जो चार्ज को लेके गया। तो अब हमको पोटेंशियल ये वाला तो हमने लिख लिया फॉर्मूला, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब ये फाइनल पोटेंशियल क्या था अपने पास, जब चार्ज यहाँ पे था, यहाँ पे चार्ज था, तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू डिवाइड बाय आर। के की वैल्यू के, क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए, आर की वैल्यू देखा जाए तो इनका बीच में का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है ए। तो ये आंसर आ गया आपके पास के क्यू डिवाइड बाय ए, सिंपल। फिर माइनस एक्स के ऊपर जो फाइनल है, फाइनल जो इनिशियल था हमारा, इनिशियल पॉइंट यहाँ था, तो इनिशियल इसके ऊपर कितना पोटेंशियल देखा जाए तो इनके बीच में 2a डिस्टेंस है, तो के क्यू डिवाइड बाय 2a। ये वाली बात भी समझ में आ गई। बस इनको माइनस करो, इनको माइनस करोगे तो आंसर कुछ ऐसा वैसा आ जाएगा, और फिर आप ये सॉल्व करके अरे बहुत सिंपल है। तो यहाँ से वर्क एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई। ऑप्शन भी थे हमारे पास, तो ऑप्शन सही है हमारे पास, के क्यू डिवाइड बाय 2a, के क्यू डिवाइड बाय 2a। सिंपल सी बात। ये वाला क्वेश्चन याद रखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ है हमारा। आगे देखते हैं अब हम लोग, ये लास्ट टॉपिक रख रहे हैं अभी का हम। बाहर से आपको शोर जरूर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा कम आ रहा है, मेंटेन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। अब अगर हम एक रिंग के कारण पोटेंशियल निकालें, देखो ये वाले ऐसे सवाल हमने हमारे प्रीवियस वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़े, कि एक रिंग है उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होंगी, ये सारी। तो यहाँ पे वो पोटेंशियल के ऊपर निकालते हैं। आप अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको सीधा सीधा डायरेक्ट बताओ रटने वाला, तो आप लिखोगे के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी होता है, पर यहाँ पे डेरिवेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूले से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अब अगर आप बात करें सेंटर के ऊपर कितनी होगी, जैसे कि यहाँ सेंटर के ऊपर कितनी पोटेंशियल होगा, तो एक्स की वैल्यू हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। एक्स क्या है, जो कि हमारा एक्सियल डिस्टेंस है, एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है, और ये आर डिस्टेंस हमारा जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है। तो अगर आप सेंटर के ऊपर पोटेंशियल निकाले तो लिख रहे होंगे वी सेंटर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रख दो तो हमारे पास बन जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर। सिंपल सी बात, के क्यू डिवाइड बाय आर। ये वाला फॉर्मूला तो अभी अभी पढ़ के आया ना, के क्यू डिवाइड बाय आर, जो कि पॉइंट चार्ज के कारण होता है। याद रखो सेंटर के ऊपर इन रिंग पॉइंट के कारण जो चार्ज के एक जो पोटेंशियल होता है वो यहाँ पे रिंग के ऊपर होता है, लेकिन इन द ऑन द सेंटर जैसे जैसे एक्सिस से दूर जाओगे वैसे वैसे वैल्यू वेरी करेगी। ये होगी हमारी पोटेंशियल की बात। और एक बात यहाँ पे हमने पिछले बार में जो इंसर्ट की थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक्सिस पे निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है। इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रखते हो ना, तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के हिसाब से अगर फोर्स डिवाइड बाय चार्ज रखे तो फोर्स वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये लगाओ, फिर यार सेंटर के ऊपर जीरो है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर डायपोल की बात की जाए तो आपको डायपोल तो पता ही क्या होता है। डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट चार्ज, जहां पे हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखे, छोटे से डिस्टेंस के सेपरेशन में रखे। जो डायपोल है हम उसको P से मेंशन करते हैं, और जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का वो होता है 2QL। ये L क्या है, उनके बीच में का डिस्टेंस, और एल, अच्छा 2L इनके बीच में डिस्टेंस है। हम लोग बार बार ऐसे लिखते हैं, आगे चल के आपको समझ में भी आएगा कि जो डायपोल है इनके बीच में का डिस्टेंस हम 2L लेते हैं, और जो चार्ज रखे हैं वो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई है। अब देखो आगे हमारा यहाँ पे क्या टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सिस ऑन अ डायपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। देखो हमको प्रूफ क्या करना है, निकालना क्या है। ये देखो ये एक डायपोल रखा हुआ है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक डायपोल बनता है, और इनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो 2L है। ये सेंटर से अगर देखा जाए तो इधर है L, और इधर सेंटर से देखा जाए तो इधर L है। टोटल मिला के इनके बीच में का डिस्टेंस कितना हुआ, 2L। तो अब हमको बताना है कि ये सेंटर पॉइंट से एक P डिस्टेंस, एक P पॉइंट पे R डिस्टेंस की दूरी पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अपने को फॉर्मूला याद है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने डिराइव भी किए थे, फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किए थे, के क्यू डिवाइड बाय आर। यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आता है, आर आता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो के क्यू डिवाइड बाय आर फॉर्मूला पता है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इस पी पॉइंट के ऊपर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इन दोनों चार्ज के कारण निकालना है, जो कि हमको डायपोल बन चुके हैं, मतलब डायपोल क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। अब हम वो पी पॉइंट के ऊपर लिखे होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एट पी पॉइंट इज इक्वल टू जो V1 के कारण हो रहा होगा प्लस V2। एक को V1 मानो, एक को V2 मानो। चलो ये V1 के कारण अगर आप पोटेंशियल लिख रहे होंगे तो लिख रहे होंगे के क्यू डिवाइड बाय आर, और यहाँ पे के तो जैसा का वैसा लिख दिया गया, और क्यू बोले तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव क्यू के साथ मैंने यहाँ पे नेगेटिव के क्यू लिख दिया। अब इनके बीच में का डिस्टेंस कितना है, ये पी पॉइंट और माइनस क्यू के जो चार्ज है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला आर और ये प्लस एल, तो आर प्लस एल इनके बीच में डिस्टेंस हो गया। ऐसे सिमिलर तरीके से अपन ये V2 भी लिख लेंगे, V2 लिख लेंगे के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस एल, ये आर में से ये एल वाला डिस्टेंस माइनस कर दिए तो आपको ये वाला, ये जो बचा वाला जो डिस्टेंस है ये अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिल गई है, बस ये इक्वेशन सॉल्व करो और मतलब क्वेश्चन खत्म। बढ़िया, तो क्या करना है, के क्यू को हमने यहां से कॉमन लिए, अंदर अपने पास ये कुछ बचा, इनका एलसीएम लिए, इसको उधर मल्टीप्लाई किए, इसको इधर मल्टीप्लाई किए, कुछ ऐसा बना, इसको और सॉल्व किए, फिर हमारे पास बना के क्यू 2L डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये एक बढ़िया फॉर्मूला है। अब आपको यहां से वो इलेक्ट्रिक डायपोल वाली वैल्यू याद होगी जिसको हम लोग P से मेंशन करते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, Q2L। तो यहाँ पे अपने को Q2L दिखा जो कि डायपोल के कारण है, तो इसको रिप्लेस करके हम चाहे तो लिख सकते हैं के P डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब क्या होता है, 90% जो केस होता है अपना, वो जो आर डिस्टेंस होता है वो काफी बड़ा होता है। आर डिस्टेंस कौन सा पता है, ये सेंटर से ये जो पॉइंट P तक के गए अपन, ये डिस्टेंस बड़ा होता है। कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल जब बनता है ना, तो एकदम छोटू सा डिस्टेंस का, मतलब पास में डिस्टेंस बनता है। ये जो 2L की कभी भी बात करेंगे, बहुत छोटू सा डिस्टेंस है। ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इनके बीच में का ये जो दो चार्ज हमारे पास माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इनके बीच में का जो डिस्टेंस है ये काफी छोटा होता है, इसीलिए डायपोल फॉर्म कर पाते हैं। चलो बढ़िया, तो वो हमेशा क्या होगा, आर बड़ा होगा और इनके बीच में का डिस्टेंस एल छोटा होगा। तो अपन ये वाले एल को इग्नोर मारते हैं और सीधा लिखते हैं केपी डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनेंगे इससे, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में कभी पूछ लिया जाए, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो। चलो बढ़िया, पहला टॉपिक खत्म हो गया। सेकंड टॉपिक देखो,
ये अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं। ड्यू टू अ डायपोल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ऑफ डायपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। बहुत सिंपल से इसने समझाया, क्या बोला है कि एक अपने पास ये डायपोल बनाओ और इनके एक सेंटर पॉइंट से कुछ डिस्टेंस ऊपर जाओ, आर डिस्टेंस ऊपर जाओ, और यहाँ पे बताओ ये इस वाले पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, इसको पी पॉइंट मान लिए तो इसको वीपी इज इक्वल टू लिखेंगे, जो ये V1 के कारण जो पोटेंशियल हो रहा होगा वो V1, और ये V2 के कारण जो हो रहा होगा वो V2। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ छोटू सा 1 लिखा है, यहाँ पे छोटू सा 2 लिखा है, तो ये V1 और V2 क्लियर है हमको। अब फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, KQ डिवाइड बाय R। बस ये KQ डिवाइड बाय R को यहाँ पे फिक्स करना आना चाहिए, आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व होगा। देखो अगर बात की जाए ये माइनस की, तो अपन ने यहाँ पे माइनस के क्यू लिखे, आगे बात समझ में। अब देखो इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है। हमको पता है ये डिस्टेंस, क्योंकि ये L डिस्टेंस है तो ये L डिस्टेंस पता है, और R डिस्टेंस हम ऊपर गए थे। तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के थ्रू हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। जैसे पीजीटी थ्योरम लगाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से हमारे पास हाइपोटेनस की जो साइड है वो लेंथ मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बहुत बढ़िया, अब हमने इसको लिख दिया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी की तरह सेम टू सेम काम करेंगे ये V2 वाले के लिए, जो हमारे पास सेकंड वाला चार्ज है। तो इसके लिए हमारे पास KQ, क्योंकि इसका चार्ज Q था, और डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस। बहुत सिंपल। अब इन दोनों को ऐड करो, आंसर 0 मिलेगा। अभी आंसर 0 मिला है, यानी इस वाले ये वाले पॉइंट के ऊपर आप अगर इस लाइन पे कितना भी आगे पीछे चले जाए, जैसे ये लाइन जो मैंने खींचा है, इस लाइन पे चले जाए, इस लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को ड्यू टू अ डायपोल हमेशा 0 ही मिलेगा। ये थ्योरी होती है, ये MCQs यहां से बन सकता है, तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। बहुत सिंपल टॉपिक था। वैसे यहां से आपको कोई न्यूमेरिक ये अपने को डेरिवेशन नहीं मिलेगा, एक्सियल वाले से मिल सकता है कि एक्सियल वाला प्रूफ करा सकता है, ये वाला बहुत कम प्रूफ कराते हैं क्योंकि 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है। चलो अब ये जनरल वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। जनरल वाले में क्या रहता है कि हमारे पास ये डायपोल है, -Q है, +Q है, और अब क्या है, ये हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है जो कि R और थीटा है। R का मतलब है डिस्टेंस और थीटा का मतलब है एंगल, ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, और डायपोल हमेशा शॉर्ट ही होता है। अब हम क्या करते हैं, एक ही जनरल पॉइंट यहां माने हैं और इधर x एक जनरल पॉइंट है, x एक जनरल पॉइंट है, तो यहां से यहां पे अपने को निकालना है कि कितना डायपोल होगा। तो अपन क्या करते हैं, डायपोल की डायरेक्शन ये होती है जो कि नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ एंड होती है। इसके अपन 2 कंपोनेंट करते हैं, एक कंपोनेंट वो जो कि एक्सियल के ओर है, और एक कंपोनेंट ये जो कि उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो P cos थीटा ये एक्सियल के कारण हो गया, जो कि इसकी डायरेक्शन ये मिल गई आपको, और ये जो P sin थीटा है इसके कारण 0 मिल जाएगी आपको। जैसे मैंने जो डायपोल है उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 कंपोनेंट किए, एक P cos थीटा, एक P sin थीटा। तो P cos थीटा के कारण तो एक्सियल वाला फॉर्मूला याद ही अपने को, KP डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो सिमिलरली जैसे अपन P cos थीटा लिखेंगे जो कि एक्सियल के कारण हो रहा होगा, तो इसके लिए पोटेंशियल लिख सकते हैं अपन एक्सियल के लिए इज इक्वल टू KP cos स्क्वायर, KP cos थीटा। अब ये cos थीटा क्यों आया, क्योंकि हम लोग ये जो P cos थीटा है उसके कारण निकाल रहे थे, तो ये KP cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये हो गया अपना एक्सियल के कारण। अब यही अगर इक्वेटोरियल या फिर ये परपेंडिकुलर की बात करें तो इसके कारण तो कुछ नहीं होगा, अभी अभी पढ़ के आए 0 होगा, तो ये हम लिख दिए ड्यू टू अ P sin थीटा, कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, तो V परपेंडिकुलर हो गया 0। लेकिन एक्सियल के कारण जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो ये वाली वैल्यू हो गई, और यही फाइनल आंसर है। अगर कोई हमसे जनरल लाइन पे पूछता है तो उसको हम ये वाला आंसर दे सकते हैं, KP cos स्क्वायर, KP cos थीटा डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये सिमिलर फॉर्मूला दिखता है हमको जैसे हमने फर्स्ट में पढ़े थे एक्सियल में। ये 3 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। चलो अब ये लास्ट वाला एक नोट पॉइंट देखो, नोट पॉइंट में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको कभी काम में आ रहा होगा कि मैंने एक ये Q यहाँ चार्ज रखा और ये पॉजिटिव Q है, तो इससे डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, है ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है। अब जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा दूर जाऊंगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी घट रही होंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ये पहले यहाँ पे KQ डिवाइड बाय 1 था, अब यहाँ से 2 हो गया, यानी वैल्यू घट गई है। यहाँ पे 3 आ गया नीचे, तो और भी वैल्यू घट गई है। अरे ये बात समझ में नहीं आएगी, जैसे KQ है तो KQ को अपन ने 1 मान लिए, तो ये 1 डिवाइड बाय 1 ये 1 होता है। फिर यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2 हाफ, इसका आधा हो गया।
फिर यहाँ पे 1/3 उसका 1/3 हो गया, उसका 1/3 हो गया। जैसे जैसे आप लोग दूर जाओगे इस पॉजिटिव चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होंगी, घटेंगी। ऐसे सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के साथ भी होता है कि नेगेटिव चार्ज के, अब जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा समझो। अब यहाँ पे जैसे कि अपन जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज है तो ये -KQ/1 -KQ/2 मीटर, क्योंकि नीचे मीटर है तो पोटेंशियल यहाँ पे भी हमको घटते हुए दिख रहा है हम लोगों का। तो ये था हमारा एकदम छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर अपन ने पढ़े डायपोल के बारे में, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े ड्यू टू अ डायपोल। क्या होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद रहना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात थी। So that electric field intensity is a given by the negative gradient of electric potential। अब ये gradient क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, और इसको पहले प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए क्या है कि एक हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिए एक O पॉइंट पे, और इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी जो कि इस वाले डायरेक्शन में होंगी, और एक टेस्ट चार्ज लिए जो कि Q0 है वो यहाँ रखा हुआ है। चलो अब क्या किए, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज A एंड B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू द पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q। इसके कारण ये 2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है एट अ पॉइंट O। ये O पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव Q चार्ज रखा है। लेट Q0 बी द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट A पॉइंट। A पॉइंट के ऊपर अपन ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिए। वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B थ्रू डिस्टेंस dr इज गिवन बाय। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट तक के जो मुझे काम करना पड़ा, तो वो काम को छोटा सा काम इस इक्वल टू लिख सकता हूं, जो फोर्स मैंने लगाया इज इनटू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वहां पे कवर हुआ। अब जैसे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, ध्यान से आप समझो कि अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स को अपन लिख सकते हैं चार्ज, जो चार्ज को मूव करा रहा है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे। तो छोटा सा वर्क dw इज इक्वल टू Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट अभी लगा हुआ है, और इंटू dr। अब ये डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए हम यहाँ पे cos थीटा इंसर्ट करते हैं। जैसे कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट प्रोडक्ट है उसको हटाते हैं, तो यहाँ पे cos वाला एक हमारे पास साइन आ जाता है, तो इसको हटाया हमने, और एक एंगल के लिए वो cos आ गया हमारे पास। अब इनके बीच में 180 एंगल कैसे, ये चार्ज इधर वाले डायरेक्शन में था और ये पूरा अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री डायरेक्शन में उधर चल रहा है ये, तो इनके बीच में का इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में का डिस्टेंस। अच्छा ये dr क्या है, जो इधर वाला जो डिस्टेंस चल रहा है छोटू छोटू डिस्टेंस, वो dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले डायरेक्शन में, इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे cos 180 डिग्री और ये cos 180 की डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो अपन ने यहाँ -1 लिख दिए। Q0 जैसा क्या वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये dr। अब ये फॉर्मूला भी एक इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी डिराइव कराता हूँ, dw डिवाइड बाय Q0। ये अब क्या किए, Q0 को इधर यहाँ पे डिवाइड कर दिए। अब ये बना अपने पास E इंटू dr। अब ये dw डिवाइड बाय Q क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ रखे थे कि dw डिवाइड बाय Q होता है अपने पास dw dv। अब ये dv क्या है, चेंज इन पोटेंशियल। ये हमने फॉर्मूला भी पढ़े थे ना कि एक चार्ज को जितना वर्क करना पड़ा डिवाइड बाय Q0, ये होता है अपना चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E dvr। अब ये फॉर्मूला आ गया, और यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, है ना, बहुत काम में आएगा। मैं बता रहा हूँ इस वाला जो सेकेंड वाला जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला हमको बहुत हेल्पफुल करेगा। जो क्वेश्चन लंबी मेथड से सॉल्व होते हैं उसको अपन ये वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। ये फॉर्मूले का मतलब क्या, एक बार ध्यान समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हैं ना, तो ये पोटेंशियल की जो वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट कर दो उसके डिस्टेंस के साथ। देखो किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो वो तो अपन ने बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है। अब ग्रेडियंट पूछा ना, तो उसी चीज को जो पोटेंशियल है उसको डिफरेंशिएट कर दो उसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, कि एक इक्वेशन आई है अपने पास 2x² + 2। इस वाली पोटेंशियल वाली इक्वेशन को आप डिस्टेंस के या फिर x वाले के हिसाब से डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला वर्ड समझ में आ गया है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो अपन डेफिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत अच्छी से बात समझ में आ गई। अब ये dv और dr क्या है ये थोड़ा समझो। dv का मतलब है छोटा सा पोटेंशियल, dr का मतलब है छोटा सा डिस्टेंस। अब क्या हो रहा होगा, क्वेश्चन में हमको बहुत बार ऐसा दिया था कि v की वैल्यू है कुछ तो भी,
और v जो है डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। और हमने देखे भी है कि जो v है वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता है, जितना दूर जाओगे उतनी v की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू घटती है, डिक्रीज होती है, पिछले लेक्चर में पढ़े जस्ट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जैसे जो पोटेंशियल वाली जो 2x+2 वाली एक इक्वेशन दे रखी है मान लो, उसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे। देखो कितना आसान है ना, कि पोटेंशियल है उसको अपन डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। और इंटीग्रेशन का भी होता है लेकिन अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आऊंगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत सिंपल है, अ सरफेस हुज एवरी पॉइंट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत सिंपल सी बात कही गई थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, एक ऐसी बॉडी या फिर एक ऐसा सरफेस जहां पे उस बॉडी के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बराबर हुआ है, उस वाले सेम पोटेंशियल हुआ है, उसको हम कह देंगे कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बहुत बार हमसे इसकी प्रॉपर्टी पूछता है कि प्रॉपर्टी लिखो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इससे एक डायग्राम भी बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रॉपर्टी ऑफ इक्विटोरियल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल सरफेस। यानी एक इक्विटोरियल सरफेस है हमारे पास, इस पॉइंट से इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। ये हो गया अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस का बढ़िया वाली एक प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, आपको याद रखना चाहिए। और जाहिर सी बात भी इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ रखे हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू W डिवाइड बाई Q। तो एक Q चार्ज है हमारे पास कि पोटेंशियली डिफरेंस जीरो है, कि VB माइनस VA की वैल्यू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू W अपॉन Q इज इक्वल टू हमारे पास वर्क जीरो आने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि वर्क की वैल्यू जीरो फ्रॉम इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला पॉइंट क्लियर, बढ़िया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हमारा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि अब हमारे पास एक सरफेस है, ये मैंने एक स्फीयर माना कि ये स्फीयर है, अपने पास एक गोला है। अब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इसके परपेंडिकुलर ही निकल रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी वो परपेंडिकुलर निकल रही होंगी। अब बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं जिसके बाद बढ़िया वाली डायरेक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये भी तीसरे वाले पॉइंट में लिखा है। तीसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कि हमने बोले कि हमारे पास एक सरफेस है और वो इक्विपोटेंशियल है, इस पे जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो इक्वल हुआ है, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनके ऊपर। तो हम कह सकते हैं या बोलेंगे हम लोग कि इसके ऊपर कोई भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल या फिर हाँ, अगर एक हमारे पास सरफेस है तो एक दूसरे के पैरेलल ही होने वाला है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपके काफी काम में आएंगी। और अगर आप इसके एक डायग्राम बना के दे तो एक ऐसा स्फीयर बना सकते हो और बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इससे परपेंडिकुलर की ओर ही निकलेंगी। अगर ये पॉजिटिव स्फीयर है तो इससे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी। बहुत सिंपल सी बात है, जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था। और तीसरा पॉइंट तो यही है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। Derive the expression for the electric potential due to a uniformly charged thin spherical shell at a point। देखो पहली बात तो ये थिन स्पेरिकल शेल है, और शेल का मतलब क्या होता है, हॉलो, खाली, अंदर से खोखला है, एट अ पॉइंट। तो हमको पता करना है आउटसाइड द शेल क्या होने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनसाइड द शेल क्या होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ऑन द सरफेस ऑफ द शेल क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम कैलकुलेट करने के लिए दौड़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। अब हमारे पास ये एक शेल होने वाला है अंदर से जो कि खाली है, r डिस्टेंस का ये शेल होने वाला है, कैपिटल R डिस्टेंस का। इसके ऊपर स्मॉल q चार्ज है, और हम क्या बोलते हैं कि एक p डिस्टेंस की दूरी, एक p पॉइंट पे गए जो कि r डिस्टेंस की दूरी पे है, और इस वाले पॉइंट के ऊपर निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना। तो हम जो अरेंजमेंट लिखे हैं उसके लिए ये लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरिंग चार्ज स्मॉल q। Let point P outside the shell at a distance r from the center of the shell।
कि हमने एक डिस्टेंस जो भी सेटअप किए वो यहाँ पे लिख दिया बहुत सिंपल तरीके से। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्यों बताई जा रही है अभी थोड़ी सी बात समझ में आएंगी आपके, कि जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में समझे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड करके एक डेरिवेशन जो हमने सॉल्व किए, वो डेरिवेशन में क्या किए थे हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब क्या था कि E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dv डिवाइड बाई dr। इस वाले फॉर्मूले से हम लोग यहाँ से पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो जैसा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले चैप्टर में पूरा पढ़ के रखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर सिंपल फॉर्मूला देखा जाए तो वो ये होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फॉर दिस स्पेरिकल शेल जो कि ये पी पॉइंट के ऊपर है, तो ये इस पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होंगी उसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। क्योंकि जब ये आर डिस्टेंस की दूरी पे जाएंगे हम, तो ये पी पॉइंट पे जब हम खड़े हैं यहाँ पे, जब मैं बैठा हूं यहाँ पे, तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि वो पॉइंट बहुत दूर है, ये जो स्पेयर है दूर है, और जब दूर की चीज होती है तो पॉइंट साइज दिखती है। तो हम ये स्पेरिकल शेल को क्या मान लेंगे कि एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया अपन ने। तो ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया अपने को। अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे वो वाले इक्वेशन में, जो कि हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब ये E की वैल्यू तो अपने को पता ही, जो कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट की है, और ये dr। अब सिंपल सी चीज दिख रही है, आप ये dv और ये dr को इंटीग्रेट कर दो। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इधर तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा रखा है इसी चैनल के ऊपर, और जैसे जैसे जब इंटीग्रेशन का काम आता है तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन मैं ये बार ये बोलूंगा कि आप इस चैनल पे चले जाओ, और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेशन समझाया हो आपको, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझाया हो, फिर अगर डेरिवेशन समझना है, डिफरेंशिएशन समझना है तो डिफरेंशिएशन समझा के उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी समझाया हो। क्लास 11 के सारे टॉपिक्स हमारे इसी चैनल पे डिस्कस्ड है, बोर्ड पे पढ़ाए गए। वो सारे मैं कोचिंग में जहां मैं पढ़ाया करता था, मैंने वहां पे बोर्ड के ऊपर सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर रखे क्लास 11 के। अब 12th के हम लोग यहाँ पे डिजिटली पढ़ रहे हैं। चलो अब सिंपल सी बात है कि ये जो डीवी है इसको अपन इंटीग्रेट वाले साइन के साथ यहाँ कर देंगे और इसका आंसर वी मिल जाएगा। अब इधर देखो, इधर क्या होता है, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है कूद के बाहर आ जाती है। जैसे कांस्टेंट मतलब ये जो कांस्टेंट क्यू की वैल्यू कांस्टेंट थी बाहर आ गई, 4πε0 कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन बाहर है, -1 बाहर, तो इनको बाहर कर दिए। जो वेरिएबल है वो ये है आर डिस्टेंस की, आर कितना दूर जाते हैं आप, हो सकता है ये पास में आर जाए आप, या फिर बहुत दूर जाके आर जाए, तो ये आर की वैल्यू बदलने वाली है, वेरिएबल आर की वैल्यू है। तो और इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। और ये इक्वेशन सही भी है कि आप आर वाले एक पॉलिनोमियल या फिर आर वाली इक्वेशन को आर वाले फैक्टर के साथ ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। कभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि v, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि v में है और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो या डिफरेंशिएट कर दो, ऐसा नहीं होता है। जो भी हो रहा होगा सेम वेरिएबल के इसमें ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे dr को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं आर के आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, जैसे ये 1/r स्क्वायर है, इसको सही से लिखेंगे तो ये होगा r की पावर -2। तो इंटीग्रेट करेंगे अपन r की पावर -2 को। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला या फिर इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है कि ये जो -2 है, मैं एक बार लिख के बताऊंगा आपको कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि r की पावर n को आप कभी इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर बनता है कि r की पावर n प्लस का साइन है 1 की पावर थी और डिवाइड बाय n+1। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो। ये वाले फॉर्मूला हमारे फिजिक्स में बहुत बार इस्तेमाल हो रहा होगा। अगर आप नीट वाले हो या फिर बायो पर ज्यादा पढ़ने वाले हो तो ये इंटीग्रेशन में आपको थोड़ा कम रुचि होती है, दिलचस्पी होती है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला से हमारे बहुत सारे काम बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पुट किए कि r की पावर -2 था, तो r की पावर -2 + 1 -1, तो ये अपन ने r की पावर -1 रखे और इसके नीचे भी ये जो वैल्यू है इसका आंसर भी आएगा -1, तो इसका -1 हमने यहाँ लिख दिए। ये माइनस ने ये वाले माइनस को कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ से आपके पास वो पोटेंशियल की वैल्यू आ गई v = kq डिवाइड बाय r। और ये आना भी चाहिए था, ये लाजमी बात थी ये आना। क्यों? क्योंकि जब हमने पोटेंशियल निकालना देखे थे, जब फॉर्मूला निकाले थे तो उसका फॉर्मूला भी तो यही था kq डिवाइड बाय r। अब वो क्यों था? क्योंकि हम बहुत दूर चले गए थे। जब मैं पी पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ था, मेरे को ये स्फेरिकल शेल में कोई एक पॉइंट चार्ज जैसा दिख रहा था और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो यही होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला यही आना था kq डिवाइड बाय r। ये जो 1/4πε0 है ये k होता है, ये कूलम्ब कांस्टेंट। चलो अब ऐसे ही हम लोग कहाँ निकाल रहे होंगे, सरफेस के ऊपर निकाल लेते हैं। तो सरफेस के ऊपर निकालने के लिए जो r की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैपिटल R हो जाएंगी। तो सिंपल यही वाले फॉर्मूले में क्या करो, दिख रहा है ना, ये वाले फॉर्मूले में ये कैपिटल R की जगह मतलब स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो, तो यहाँ से आपको पोटेंशियल की वैल्यू भी मिल जाएंगी kq डिवाइड बाय कैपिटल R। ये हो गई, ये बहुत सिंपल बात हो गई। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग।
जो कि हम निकाल रहे होंगे एट अ पॉइंट इनसाइड अ स्पेरिकल शेल, कि अब अंदर चले जाओ। अच्छा, अंदर सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि एक स्पेरिकल शेल है, हॉलो है, खाली है, अंदर से खोखला है, क्या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये लिख सकेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ स्पेरिकल शेल इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये वाले फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू जीरो, और ये वाली चीज हाँ हो जाएंगी ऐसे जीरो। तो ये dv जब हम निकालेंगे तो ये भी इज इक्वल टू अपने को जीरो मिलेगा। यानी आप जब ये dv जो लिखा है ना, इसको जब आप इंटीग्रेट या फिर छोटा सा जो चेंज है वो जीरो है, छोटू सा चेंज है मतलब जीरो है, मतलब वो चीज है ना कांस्टेंट है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते और इसका आंसर एक कांस्टेंट मिलता, एक वैल्यू मिलती, तो हम कहते हैं वो कांस्टेंट है। तो ये v इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब वो वैल्यू फिक्स रहेंगी शेल के अंदर। और वो वैल्यू क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल, जो कि हमने ऊपर देखे कि सरफेस के ऊपर क्या होने वाली है वैल्यू, वही वाली वैल्यू ये हो जाएंगी v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। ये वाला चीज समझ में आई क्या? शायद नहीं आई, थोड़ा अच्छे से समझो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि स्पेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, तो ये वाले तरीके से अपने पास डीवी की वैल्यू जीरो आई, यानी छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। अगर चेंज ही नहीं हो रहा, अगर आप ये छोटा सा चेंज या फिर चेंज बोलो, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लिख सकते हैं वीबी माइनस वीए, और इसकी वैल्यू जीरो मिल रही है, यानी वी और वीबी की वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, यानी वो वैल्यू कांस्टेंट है, यानी वो वैल्यू फिक्स्ड है कि 10 वोल्ट 20 वोल्ट ये वैल्यू फिक्स है। तो हम कह सकते हैं वो वैल्यू ये फिक्स्ड है, और ये v की वैल्यू क्या होंगी फिक्स्ड, ये है के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर तो फिक्स ही अपने पास, रेडियस ऑफ दैट हॉलो स्फीयर। अगर आप अब ग्राफ बनाते हैं, अगर आप ग्राफ बनाते हैं फॉर दैट v यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हम लिख सकते हैं फॉर कंडक्टिंग स्फीयर या हॉलो स्फीयर, ये स्फीयर है। देखो अब ये डायग्राम बनाने की भी कला है अपने पास, ये ग्राफ बना है हमने, ये बड़ा अच्छा ग्राफ बनाया है। ये वाई एक्सिस आपके पास जो कि पोटेंशियल है इसके अंदर, और ये एक्स एक्सिस जिसके अंदर अपन ने डिस्टेंस मेजर किया। अब क्या है कि यहाँ से एक्स एक्सिस से ये जब कैपिटल आर डिस्टेंस तक के चले, यानी स्फीयर के अंदर जब है आप, स्फीयर के अंदर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू आई है, वो कांस्टेंट वैल्यू हमको ये दिखी है, और ये वाली वैल्यू हमको पता है क्या है, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, और ये जो डिस्टेंस ऑफ दिस स्फीयर है वो कैपिटल आर है। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग स्फीयर के दूर दूर जाते रहे, यानी आउटसाइड द स्फीयर, वैसे वैसे ये वैल्यू घटते 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 रही, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वैल्यू एकदम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी। टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है कि यहां से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, डायरेक्शन हमने बता दी है, और इसमें अगर एक डायपोल प्लेस करते हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है ये कुछ एंगल थीटा पे इधर टिल्ड होना चाह रहा होगा। क्यों? क्योंकि इधर से पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और इसके ऊपर इधर वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। जो आपके पास प्लस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E दिख रहा है, ये हमारे पास इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, और ये माइनस Q के ऊपर इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो डायपोल है, जो कि डायपोल क्या होता है आपको पता है, जिसको हम P से मेंशन करते हैं, डायपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो कि बहुत छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। चलो डायपोल समझ में आ गया, डायपोल क्या होता है ये भी पता चल गया, और डायपोल क्या हो रहा होगा, इधर वाले डायरेक्शन में टर्न हो रहा चाह रहा हूँ, बस हमको वही निकालना है। ये तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अब हमको निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो रही होंगी, इस पे क्या निकल रही होंगी। तो हम लिख रहे होंगे लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट हमारे पास P वेक्टर बी प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। बहुत सिंपल सी बात है जो अभी समझाया था भाई, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज गिवन बाय। अब देखो टॉर्क क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी कवर कर रखे हैं कि एक पर्टिकुलर लेक्चर में था कि टॉर्क क्या होता है, कैसे टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लगता है। बहुत सिंपल सी बात थी कि टॉर्क का फॉर्मूला हमने निकाल के लाए थे, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब ये टॉर्क का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को गोल घुमाने में सक्षम है, उसे हम कहते हैं टॉर्क। और यहां पे अगर आप टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क की वैल्यू आएंगी पीई साइन थीटा। ये पी क्या है हमारे पास, डायपोल है, और ये डायपोल की वैल्यू भी होती है, जैसे कि पी वेक्टर इज इक्वल टू 2a या फिर 2l इंटू क्यू। ये a क्या है या 2a क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में का छोटू सा डिस्टेंस, 2a बहुत छोटी वैल्यू होती है। चलो तो पीई साइन थीटा ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी डिराइव कर रखे थे, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है।
चलो इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, उस टॉर्क से ना वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वर्क निकाल लिए तो ये एनर्जी के बराबर होगा, यानी जितना काम किए उतनी एनर्जी हमने वेस्ट करी या फिर लगी, तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी से हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हम लिख रहे होंगे वर्क डन इन टू रोटेट द डायपोल थ्रू एंगल डी थीटा। अब ये डी थीटा का मतलब है कि छोटू से एंगल से हम घुमा रहे हैं। तो अब जब छोटू सा वर्क लिख रहे होंगे, छोटू सा वर्क इज इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा। ठीक है, बात समझ में आई क्या, नहीं आई क्या? अब फिर समझो, देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जहां पे रोटेशनल में पढ़ते हो, रोटेशनल फोर्स में, तो वो हो जाता है टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि डी थीटा है, मतलब छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, और टॉ हमारा फोर्स लग रहा है। फोर्स है, ये टॉ की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाल रखी थी, तो यहाँ पे पुट कर दिए टॉ इजिकल्स टू पीई साइन थीटा, और ये डी थीटा जैसा वैसा। अब सिंपल सी बात है कि हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे छोटा छोटा वर्क है, तो छोटे छोटे वर्क को हम जोड़ के एक बड़ा वर्क लिखेंगे, तो इंटीग्रेट करके हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो हम लिख रहे होंगे वर्क डन टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, कि एक मान लिया एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक के रोटेट हुआ है, तो कितना वर्क किया उसने, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इसका तो सीधा आंसर आ जाएगा जो कि डब्ल्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे अभी तक के, इतने बेसिक तो आपके क्लियर हो ही गए होंगे। नहीं हुए होंगे तो इसी चैनल पे या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है इंटीग्रेशन की, वो वाला वीडियो जरूर देखें। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी मैंने पढ़ा रखा है, तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर करके रखो ताकि आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस फील हो इंटीग्रेशन सॉल्व करते वक्त। तो ये इंटीग्रेशन हमने इधर लगा लिया, और इंटीग्रेशन इधर थीटा 1 से थीटा 2 जो कि रैंडम वैल्यू होने वाली है, पीई साइन थीटा और डी थीटा के ऊपर लगा दिए। अब देखो क्या होता है, जो कांस्टेंट चीज होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। तो ये पी कांस्टेंट है, पी की वैल्यू फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स है। अंदर जो चेंज होने वाला है वो साइन थीटा है, एंगल, कभी कुछ ऐसा रख दिया, कभी ऐसा रख दिया, कभी ऐसा रख दिया, तो वो एंगल चेंज होने वाला है। तो हम लोग ये वेरिएबल है और डी थीटा रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ये वाली चीज भी आप है ना याद करो, ये कोई समझाएगा नहीं कैसे होता है, बस ये याद करो कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। हाँ चलो, अब यहां से p जैसा क्या वैसा, अब इसको अपने को इसमें लिमिट पुट करना है। और लिमिट कैसे पुट होती है, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, और फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट करिए, उसके पहले हमने जो माइनस का साइन यहाँ दिख रहा था हमें, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांस्टेंट चीज के ऊपर लिमिट का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको पहले ही बाहर निकाल के रख दो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना करे। तो पीई यहाँ पे हमारे पास, और पहले अपर लिमिट रखे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बहुत सिंपल सी बात आई, आगे समझ में। चलो अब क्या होता है कि हम लोग है ना थीटा 1 इनिशियली वैल्यू मान लेते हैं कि वो 90 डिग्री होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के से जो डायरेक्शन में है वो एक 90 डिग्री एंगल पे, और ये थीटा 2 को मान लिए कि एक वेरिएबल हो सकता है कि स्टार्टिंग तो 90 से हुई लेकिन घूम के कुछ भी जा सकता है, तो वो थीटा ये हो गया हमारा। जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो cos थीटा 2 की जगह तो हमने cos थीटा रख दिए, और ये cos थीटा 1 की जगह cos 90 रख दिए, और cos 90 की वैल्यू जाती है 0, तो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिए। अब हमारे पास वैल्यू जो बनी है W की, जो कि वर्क है, W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वर्क के लिए। अब ये वर्क जो निकला है यही तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होंगी, तो हम लिख सकते हैं दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको कैपिटल यू से मेंशन करते हैं, तो कैपिटल यू इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। अब पिछले वाले लेक्चर में या फिर समझा रखे हमने कि ये स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये कॉस थीटा वाले सिंबल को हटा के हम यहाँ पे डॉट यहाँ लगा सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। पी क्या है, डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये वाली फॉर्मूला आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कैसे डिराइव किया ये आपको पता होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आपके काम में आ रहा होगा। या फिर हो सकता है कभी आपको ये थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पहले ही दे दी जाए, तो आपको हो सकता है कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। जैसे कि स्पेशल केस में हम देख रहे होंगे कि आपने उस टाइम पे थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री ले ले, तो 0 डिग्री इसी फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला ऊपर हमने डिराइव की है, यही फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, थीटा की जगह 0 डिग्री पुट कर देंगे, और cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हम यहां से लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस पीई साइन थीटा। अब ये माइनस पी साइन थीटा है, अब एकदम ध्यान समझो, नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन यानी मिनिमम, तो सबसे कम मिनिमम एनर्जी हमको 0 डिग्री एंगल पे फील हो रही होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डायरेक्शन है हमारे मोमेंटम का, मोमेंटम नहीं,
ई लिखा था इसलिए मोमेंटम आ गया डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाले डायरेक्शन में और अगर डायपोल भी इसी डायरेक्शन में रखे हो, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो मिनिमम एनर्जी फील हो रही होंगी हमारे डायपोल को। और इस वाले फील्ड को हम लोग या इस वाले केस को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बहुत बार पूछता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में एक डायपोल रखा हुआ है तो वो कौन से एंगल पे रखा है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आप बोल दोगे कि 0 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी फील करता है वो। स्पेशल केस ध्यान में रखो। अब इसी की तरह अगर थीटा की जगह 90 हो जाए तो cos 90 इज इक्वल टू 0 और इस वाले कंडीशन में u की वैल्यू हो जाएंगी 0। जो इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो 0 हो जाएंगी इस वाले कंडीशन में, क्योंकि cos 90 0। अब इसी का उल्टा देखो कि हमने जब 180 डिग्री रख ली है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में और इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल रख दी है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन से हम यहाँ पे cos 180 रखेंगे और cos 180 की वैल्यू होती है -1 यहाँ पे पुट किए तो यहाँ पे u इज इक्वल्स टू PE मिल गया। अब ये PE एक पॉजिटिव क्वांटिटी और यही एक मैक्सिमम क्वांटिटी आ रही होंगी और इसको हम लोग, ये मैक्सिमम क्वांटिटी हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए दिखते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है इन जब हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। चलो, और डायपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन केस आप याद रखो, बहुत काम में आएंगे। एक फॉर्मूला याद रखो जो कि है u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, w का तो वही है, मतलब सेम टू सेम। तो ये वाला डेरिवेशन आपके समझ में आया होगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बेस्ड हम क्वेश्चन ले लेते हैं और ये क्वेश्चन बहुत जगह पे रिपीट हुआ है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम ऑप्शन के साथ, इसलिए क्वेश्चन आप ध्यान से समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन को। 3 concentric spherical shell have radii A B C और A छोटा है, उससे बड़ा B है, उससे बड़ा C है। तो हमने डायग्राम बना लिए कि ये हमारे पास एक शेल है जो कि A रेडियस का है, जो दूसरा है वो B रेडियस का है और जो तीसरा है वो C रेडियस का है। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि A छोटा है, उससे बड़ा B है और उससे बड़ा C है। एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब A की सरफेस डेंसिटी है सिग्मा, B की है माइनस सिग्मा और C की है सिग्मा। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है हमने पढ़ रखे हैं, अभी फिर से बताते हैं। देखो, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो सरफेस के ऊपर होती है कि एक सरफेस के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लिख रहे होंगे, जैसे यहाँ ने सिग्मा बोला तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलता तो उसको हम लोग किससे मेंशन करते हैं, लैम्डा से मेंशन करते हैं। और कहता कि वॉल्यूम चार्ज करे तो वॉल्यूम चार्ज को हम किससे मेजर करते हैं, रो से करते हैं। चलो, एंड हैव द सरफेस डेंसिटी ये दे रखा है हमको। अब हमको पता है कि सरफेस डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय ए। जो चार्ज स्टोर है या चार्ज जो सरफेस के ऊपर है डिवाइड बाय वो सरफेस का एरिया, तो ये होता है सिग्मा। यहां से हम लोग एक चीज निकाल के अभी रख लेते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ पोटेंशियल ऑफ ए, इफ पोटेंशियल ऑफ वी और पोटेंशियल ऑफ सी डिनोट द पोटेंशियल ऑफ 3 शेल। देखो पोटेंशियल दे रखा है तो देन और C इक्वल्स टू A प्लस बी वी हैव। अगर आपके पास C इज इक्वल्स टू A प्लस बी है तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब ये ऑप्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको मैं समझाऊं तो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, तो मान लेते हैं कि ये 2 रेडियाई का है और ये B जो है 3 रेडियाई का है, तो सबसे बड़ा ये 5 रेडियाई का है। ऐसे एक कंपैरिजन के लिए हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन अब इसको सही तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने के लिए देखो क्या करना है, A के ऊपर कितना चार्ज है इसका हमको काम पड़ेगा, क्योंकि हमको पोटेंशियल निकालना है और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको याद है कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर। लेकिन ये शेल के ऊपर अलग अलग वेरी करेगा। वो कैसे करेंगे, हमने जैसे शेल के 3 केस पढ़े कि शेल के ऊपर क्या होता है, मतलब शेल के सरफेस पे क्या होता है, शेल के इनर साइड अंदर क्या होता है और शेल के बाहर क्या होता है। ये तीनों केस यहाँ काम में आने वाले, कैसे आएंगे अब ध्यान से समझो। पहले हमने, अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, के क्यू डिवाइड बाय आर। वो कैसे इस्तेमाल होगा मैं बताता हूँ अभी। तो क्यू ए की वैल्यू हम देखें तो क्यू ए की वैल्यू हमने यहां से लिखे थे सिग्मा ए, तो सिग्मा ए, तो सिग्मा जैसा क्या वैसा लिख दिए। और एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस था वो ए था, तो 4 पाई ए स्क्वायर। ऐसे ही बी के साथ, तो यहाँ पे जो सरफेस डेंसिटी थी वो माइनस सिग्मा थी और इसका एरिया 4 पाई बी स्क्वायर। इसी की तरह सी का भी देखा जाए तो सिग्मा जैसा क्या वैसा, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा था, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, और ये हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर। इतना समझा हमने, 4 सबके निकाल दिए। अब क्या कर रहे हैं कि ये ए के ऊपर निकालेंगे कितना पोटेंशियल है, बी के ऊपर निकालेंगे, सी के ऊपर निकालेंगे और इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे ताकि हम ऑप्शन टिक कर सकें। चलो अब क्या करते हैं, ए के ऊपर निकालते हैं कि कितना पोटेंशियल होगा।
तो ए के ऊपर जितना चार्ज है उसके कारण हो रहा होगा ए, और फिर बी के ऊपर जो चार्ज है वो भी तो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, और जो सी के ऊपर चार्ज है वो भी इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। तो इन तीनों का जो सम हो रहा होगा वो ए के ऊपर अफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो उस तरीके से हम सारे को कंसिडर करके निकालेंगे। जो जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, जो हमको डाटा दिया रहा है, उन सबको इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे वैल्यूज निकालने वाले हैं। अब जैसे ए की बात करें तो ए तो सरफेस के ऊपर ही है, और सरफेस का फॉर्मूला के क्यू डिवाइड बाय आर। तो ऐसे यहाँ पे हमने लिख दिया के क्यू डिवाइड बाय आर, और ये क्यू ए इसलिए लिखा है क्योंकि ए वाला जो चार्ज है वो यहाँ है, और जाहिर सी बात है कि ये अलग अलग चार्जेस होंगे, लेकिन उसमें से भी आप ये देख सकते हो कि क्यू ए और क्यू सी की वैल्यू सेम होंगी, मतलब ये सिग्मा वाली वैल्यू सेम होने वाली है। ये ए और सी तो अलग अलग है, तो ये वाली मतलब ऐसा वाला सेम नहीं होगा, ठीक है। अब जब हम क्यू बी लिख रहे होंगे तो क्यू बी क्या है, अंदर है, यानी ये वाला इसके लिए अंदर है, तो इनर साइड के लिए हम लिखते हैं सेम के क्यू डिवाइड बाय आर, और ये भी अंदर ही है, मतलब ये सी वाले सरफेस के अंदर है, तो ये इनर के लिए हम लिखते हैं के क्यू डिवाइड बाय आर। सिमिलरली बात सेम है। अब ये क्यू ए क्यू बी क्यू सी की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, और जो चीज कॉमन है, जो कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिए। अंदर अब ये कैंसल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर ए से मर जाएगा, बी स्क्वायर बी से मर जाएगा, सी स्क्वायर सी से मर जाएगा, ऊपर बचेगा ए माइनस बी प्लस सी। ए माइनस बी प्लस सी हमने लिख दिए, और इसको सही तरीके से हम लिखे जैसे कि हमको ये वैल्यू दे रखी थी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी की वैल्यू जैसी पुट करेंगे ए प्लस बी, तो यहाँ से बी ने बी को मार दिया, और ए प्लस ए 2a, ये वाली वैल्यू हमारे काम की है। अभी देखो हमने वी ए निकाले, अब ऐसे ही वी बी निकालेंगे और वी सी निकालेंगे। अब ये वी बी और वी सी के लिए थोड़ा सा बात समझने वाली है, थोड़ी कंफ्यूजिंग बात हो सकती है हमारे लिए। अब हम जब वी बी के ऊपर निकालेंगे तो जो ए वाला चार्ज है उसके लिए वो आउटसाइड से पोटेंशियल लगाएगा, और ए वाला जो है मतलब यहाँ बी होना चाहिए, बी जो है ये सरफेस के ऊपर लगाएगा, और जो सी वाला जो है स्फीयर जो वो बाहर है वो अंदर की ओर पोटेंशियल लगा रहा होगा। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि आउटसाइड के लिए तो हम के क्यू डिवाइड बाय आर लिखते हैं सिंपल, सरफेस के ऊपर भी यही हो गया के क्यू डिवाइड बाय आर, और ये इनर के लिए क्या होता है जो कि ये इसके लिए हो जाता है, मतलब जो अंदर वाले सरफेस का जो स्फीयर होता है उसके लिए, तो के क्यू डिवाइड बाय आर इसके लिए भी सेम वही हो गया। इन तीनों चीज को जब हम ऐड करेंगे और इसको लिखेंगे, जब हम इसको सही तरीके से सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बी नीचे रहेगा और इधर भी बी ही रहने वाला है। यहाँ बी क्यों रहेगा जैसे मैं बताऊं तो आउटसाइड वाले सरफेस के लिए हमको यहाँ पे वही वाले शेल का रेडियस लिख लेना पड़ता है जिसके ऊपर हम निकाल रहे होते हैं। यहाँ बी आ गया, और सिमिलर तरीके से हमने यही काटा पीटी करके हमारे पास ये आंसर बनेगा, और सी की वैल्यू हम यहाँ से रिमूव करके ए प्लस बी रख देंगे, और इसमें वैल्यू पुटअप मतलब कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास एक ये वैल्यू मिलने वाली है। ऐसे हम लोग सी के ऊपर निकालेंगे। अब सी के ऊपर निकालने के लिए जो ए के ऊपर है, ए के कारण जो होगा वो आउटसाइड वाला लगेगा, बी के ऊपर भी आउटसाइड लगेगा, और जो सी वाले के कारण है वो सरफेस का लगेगा। तो सरफेस का तो सिंपल है के क्यू डिवाइड बाय आर, तो वही सिमिलर है। अब आउटसाइड के लिए क्या होता है, अगर कोई आउटसाइडर है तो उस शेल के ऊपर, यानी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सी वाला जो शेल है इसके अंदर है ना ये, तो अंदर वाले के लिए कितना भी हो कि अंदर कोई भी पॉइंट हो उसके ऊपर कितना पोटेंशियल है वो है बाहर वाले रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी के क्यू डिवाइड बाय बाहर वाला रेडियस। तो मैंने सिमिलरली यहाँ पे भी वही लिखा है के क्यू डिवाइड बाय बाहर वाला रेडियस, बाहर वाला क्यू सी के ऊपर निकाल रहे हैं, इसी की तरह यहाँ पे भी के क्यू डिवाइड बाय बाहर वाला रेडियस सी। सिंपल बात, आगे बात समझ। अब यहाँ पे क्यू ए क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू पुटअप के लिए जो चीजें कॉमन आ रही कॉमन कर लिए, फिर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अंदर पुटअप करके, और फिर यहाँ से सी सी कैंसल आउट करके हम ए और बी के टर्म में आंसर लाते हैं, और फिर से इनको कैंसल आउट सॉल्व करके हमारे पास एक आंसर ये बन जाएगा। और आप देख सकते हो आसानी से कि ये वाला जो आंसर है के सिग्मा 4/2a वो कुछ इसके डबल है, के सिग्मा वो इसके बराबर है, हाँ डबल ही है ना, सेम है। अच्छा ये सेम है, तो वी ए और वी सी सेम है, तो अब हम ऑप्शन जब देखें तो वी सी और वी ए यहाँ भी सेम है, और वी सी और वी ए यहाँ भी सेम है। अब हमको बी से कंपैरिजन करना है कि बी की वैल्यू क्या इनके बराबर है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली वी ए वाली वैल्यू है और ये जो वी बी वाली है ये कभी सेम नहीं हो सकती, ये सेम नहीं है, तो इज नॉट इक्वल्स टू, ये सी ऑप्शन इज नहीं होगा, और ये हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो वी सी इज इक्वल्स टू वी बी इज नॉट इक्वल्स टू वी बी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा चुका है, नीट में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन बनते हुए देखे, जेई में भी, जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और एमएसटी सीईटी वाले तो इससे सिंपल क्वेश्चन देते हैं।
अगर आपको एग्जाम पैटर्न जानना है तो मैंने इसके एक और वीडियो में एग्जाम पैटर्न समझा रखा है कि जेई का पैटर्न क्या होता है, नीट का पैटर्न क्या होता है, और एमएसटी सीटी का भी पैटर्न मैंने समझा रखा है। तो आप वो पैटर्न के हिसाब से थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाला है। चलो, तो ये लेक्चर तो हमारा एंड हो गया है। मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा, जैसे कि आप अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आपकी रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई होना चाहिए आप, कि हर दिन थोड़ा ना कुछ पढ़ रहे हो। इसी ऐसी तरीके से आपका माइंड डेवलप होगा। हमारे चैनल का नाम है ब्रेन वॉरियर, वो इसीलिए रखा गया है कि अगर कोई हमसे जुड़ गया है तो वो अपने ब्रेन के साथ मतलब दिमागी योद्धा बन जाए। तो आप भी दिमागी योद्धा बन जाओ, रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ो, नॉलेज गेन करते रहो। अब मैं हमेशा कहता हूं, एक पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे में फर्क यही है, जो पढ़ा लिखा है उसका माइंड डेवलप ज्यादा होता है, क्योंकि वो ज्यादा सोचता है, ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ज्यादा जगह दिमाग लगाता है। पर वही एक जो बिना पढ़ा लिखा आदमी है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करके अपने आप को सीमित रखता है। तो आपको क्या चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, ये थी हमारी आज की मोटिवेशन लाइन, और फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियो हमारे यहाँ डल चुके हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ये A to Z मैंने यहाँ पे सारा कुछ पढ़ा रखा है, विद क्वेश्चन, विद एक्सप्लेनेशन, विद टॉपिक, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और हमसे जुड़ जाओ यार, बस आप। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।